नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। दिल्ली में डेंगू के आगे सरकार लाचार नजर आने लगी है। पहले डेंगू मच्छरों से निपटने में लाचारी और अब डेंगू के मरीजों को इलाज मुहैया कराने की लाचारी। हाल यह है कि अब हाईकोर्ट को पूछना पड़ रहा है कि दिल्ली में डेंगू से निपटने के लिए आखिर सरकार और सरकारी एजेंसियों ने क्या किया। क्या सरकारी लाचारी ने दिल्ली में डेंगू को महामारी बना दिया? आज इसी सवाल पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले हेडलाइन। आम आदमी इन दिनों डेंगू से डरा हुआ है और नेता से लेकर डॉक्टर्स तक लोगों के इस डर से खेल रहे हैं। जी हां, सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स अपनी बेबसी गिना रहे हैं, सरकार अपने इंतजाम का ढोल पीट रही है। एमसीडी और एनडीएमसी ने पहले तो डेंगू के लार्वा पनपने के नाम पर लोगों और संस्थाओं के चालान काटने का खेल खेला और अब मरीजों के आंकड़ों से खेल रही हैं। राजनीति का खेल भी साथ साथ चल रहा है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी, एनडीएमसी, केजरीवाल और मोदी सरकार से पूछा है कि डेंगू से दिल्ली को बचाने के लिए क्या किया गया। अब यह बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या सरकारी लाचारी ने दिल्ली में डेंगू को महामारी बना दिया है। देश की राजधानी डेंगू से त्राही त्राही कर रही है। सरकारी अस्पतालों में बेड न मिलने की वजह से 2 मासूम बच्चे दम तोड़ चुके हैं। लोगों को डेंगू से बचाने के नाम पर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली के नगर निगमों का जो रवैया है, उसे देखकर कोई उम्मीद नहीं बची तो दिल्ली हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों, एनडीएमसी, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से पूछा है कि आखिर दिल्ली को डेंगू से बचाने के लिए क्या किया गया। म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस ऑफ दिल्ली, एनडीएमसी, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार सभी को नोटिस जारी किया है और ये कहा है कि वो स्टेटस रिपोर्ट फाइल करें कि वो डेंगू की रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं और क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। आई थिंक अब सबको जाग जाना चाहिए बिकॉज एनीवन कैन गेट डेंगू। दिल्ली में डेंगू कोई पहली बार कहर नहीं बरपा रहा है। साल 2006 में भी दिल्ली ने डेंगू का डरावना और जानलेवा दौर देखा था। 2010 में भी डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और इस बार भी सरकारी एजेंसियां और डॉक्टर यही दुहाई दे रहे हैं कि इस बार डेंगू का कहर 2010 से भी ज्यादा तेज है। जितना 2010 में था तो ये लगभग उस आंकड़े तक पहुंचने वाला है और इस स्टेज को हम अपसर्ज या आउटब्रेक की कैटेगरी में ला सकते हैं, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड नंबर से कहीं ज्यादा पेशेंट्स जो हैं हो रहे हैं, जो कि ओपीडी और इमरजेंसी में ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि जब दिल्ली में करीब करीब हर मानसून के आखिरी दौर में डेंगू का खतरा था, तो इस बीमारी से निपटने की पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई? देखिए, सरकार की तरफ से डेंगू से निपटने के पूरे इंतजाम किए गए हैं। लोगों को पैनिक में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल्स में पूरे इंतजाम किए गए हैं। 10 में से 2 को एडमिशन की आवश्यकता है, बाकी लोगों को घर पे रह के आराम से इलाज हो सकता है। छोटे छोटे केयर है, उनका ध्यान रखना चाहिए। मेडिकेशन डॉक्टर जो कहें उसके हिसाब से करिएगा। अगर सीरियस कंडीशन है तभी एडमिट होने की आवश्यकता होती है। सरकार को डेंगू से निपटने का होश तब आया जब दिल्ली में डेंगू ने महामारी की शक्ल अख्तियार करनी शुरू की। इसके बाद शुरू हो गया डेंगू के नाम पर घिनौना खेल। सरकारी अस्पतालों की बदहाली में लोगों ने निजी अस्पतालों की पनाह लेनी शुरू की तो वहां टेस्ट से लेकर बेड और दवाइयों के नाम पर लोगों की जेब काटी जाने लगी। सर, दिन में 2 बार टेस्ट होते हैं, तो मॉर्निंग और इवनिंग दो टाइम टेस्ट करते हैं। मॉर्निंग 8 बजे और शाम को 8 बजे, दोनों टाइम टेस्ट। का 1200 या नहीं, दोनों टाइम का अलग अलग है। तो 1200 रुपए लिए हैं एक आया कल्प हॉस्पिटल में बुराड़ी। एक टाइम का या 2 टाइम? एक टाइम का सर, वो तो हाथ के हाथ पैसे लेते हैं। देखिए, पहले भी झोला छाप भी कई क्लिनिक सील करी। इनका लैब का कॉकस होता है और जो संज्ञान में है हमारे, उसी हिसाब से मैंने लैब को भी सील किया और झोला छापों को भी सील किया है। आपने एडवर्टीजमेंट। दिल्ली में डेंगू पर राजनीति भी खूब हो रही है। गुरुवार को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर प्रदर्शन किया।
और आरोप लगाया कि दिल्ली का डेंगू का डंक आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लापरवाही की वजह से लगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर भी अंकुश लगना चाहिए, लेकिन साथ साथ में सरकार को फ्री में टेस्ट करने की अपनी फैसिलिटीज बढ़ानी चाहिए। जब सरकार अपनी फैसिलिटीज फ्री के टेस्ट के लिए बढ़ाएगी तो अपने आप सरकारी अस्पतालों को रेट कम करने पड़ेंगे। तो ये सरकार चलाना नहीं आता है। अपनी अगर ये कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली उससे सरकारी अस्पतालों की कैपेसिटी बढ़ने से प्राइवेट हॉस्पिटल पे असर पड़ेगा। एमसीडी, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार तीनों इस बात का जवाब दें कि आखिर डेंगू के इस प्रकोप को इतना बढ़ने में रोका अभी तक क्यों नहीं गया, और बात सिर्फ अस्पतालों में बिस्तर की नहीं। अब डेंगू से डरी दिल्ली की उम्मीदें हाई कोर्ट पर टिकी हैं। वैसे 2006 में भी जब दिल्ली में डेंगू से मौतों का आंकड़ा 60 के पार पहुंच गया था, तब भी दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा था कि आखिर सरकार डेंगू को महामारी क्यों नहीं घोषित करती। इस बार भी हालात वैसे ही हैं और सवाल भी वही है कि क्या सरकारी लाचारी ने डेंगू को महामारी बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आइए इस अहम मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आज बड़ी बहस में चर्चा में जो शामिल होंगे वो मेहमान हमारे साथ सरदार आरपी सिंह साहब हैं, नेशनल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी के। जयप्रकाश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, सीनियर कांग्रेस लीडर। राघव चड्ढा हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। डॉक्टर नरेंद्र सैनी हमारे साथ हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। इसके अलावा सुरेंद्र सिंह हुड्डा साहब है हमारे साथ यहाँ एडवोकेट, और पिटिशनर हमारे साथ गौरी ग्रोवर यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सरदार आरपी सिंह, सबसे पहले मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत ही बुनियादी सवाल हाईकोर्ट ने पूछा है। मोदी सरकार का भी नाम उसमें शामिल है। क्या किया डेंगू को रोकने के लिए आपने, जबकि पता था कि अब डेंगू का प्रकोप बढ़ेगा? सरकार ने क्या किया आखिर? इसका जवाब सोच लिया आपने, क्या देना है? सोच नहीं लिया, इसका जवाब कई दिनों से सबको पता है। जब मई अप्रैल में दिल्ली सरकार का कोई ये हेल्थ जो इश्यू है, दिल्ली सरकार का लोकल गवर्नमेंट का इश्यू होता है, इसलिए मई अप्रैल में इनको उसकी जानकारी दे दी गई कि आप अपनी तैयारी करिए। परंतु दिल्ली सरकार अपने बाकी चीजों में व्यस्त थी, अपने आरोप प्रत्यारोपों में व्यस्त थी, जहां बाद में वो डूसू के चुनाव में व्यस्त हो गई। उनका ध्यान उस जानकारी तरफ नहीं गई जो उनको काम करना चाहिए था। वो अपने बाकी कामों में व्यस्त रहे। और तो और 526 करोड़ रुपए उन्होंने अपने विज्ञापनों के लिए लामबंद किया था। उन्होंने कहा था कि हमने ये दिल्ली में लोगों को जानकारी देने के लिए किया। मैं पूछना चाहता हूँ, 526 करोड़ अभी परसों से एक ऐड आना शुरू हुआ है। ये काम आज से 1 महीने पहले शुरू होना चाहिए था। और डेंगू का लार्वा कोई साफ पानी से होता है, कोई गंदे पानी से होता है। जहां साफ पानी होता है वहां डेंगू लार्वा होता है। इसकी जानकारी इन्होंने आज से महीना पहले दिल्ली सरकार ने शुरू की होती तो आज दिल्ली में ये प्रकोप ना होता। जी राघव चड्ढा, जवाब देना पड़ेगा आपको इस बात का। आप आपसी लड़ाई खींचतान में लगे रहे, इस बात से आप अनभिज्ञ रहे कि क्या मुसीबत आने वाली है और उसका क्या समाधान आपको करना है। आरपी सिंह साहब कह रहे हैं। जी मैं उम्मीद करूंगा कि कोई बीच में इंटरवीन नहीं करेगा जब मैं अपनी बात रखूंगा। देखिए, केंद्र सरकार ने कोई पहली बारी कोई एडवाइजरी नहीं इशू करी। हर साल अप्रैल मई जून के महीने में वे एक एडवाइजरी तमाम राज्यों को, केवल दिल्ली के राज्य को नहीं, तमाम राज्यों को देते हैं कि मलेरिया डेंगू से बचने के लिए आप लोग अपनी तैयारियां शुरू करिए। पहली चीज। दूसरी चीज, दिल्ली के अंदर फरवरी 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। पहले ही दिन से स्वास्थ्य मंत्रालय में और स्वास्थ्य मंत्री हमारे हेल्थ केयर और किस प्रकार से हॉस्पिटल बेड्स और जो पूरी स्वास्थ्य की रंग रचना है उसको किस प्रकार से सुधारा जाए इसके कार्य में लग गए। और उसी का आज नतीजा ये है कि दिल्ली में 300% बेड्स बढ़ गए हैं। जो पिछले साल के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे, इस समय दिल्ली में 300% बेड्स बढ़ चुके हैं, क्योंकि फरवरी से ही काम शुरू हो गया था। आज दवाइयां मुफ्त मिल रही हैं दिल्ली के अस्पतालों में। मैं चाहूंगा ये आंकड़ा बताए, प्रतिशत नहीं, आंकड़ा बताए, तमाम तरीके की आंकड़ा बताए। बोल रहे हैं आप। दूसरी चीज सुन लीजिए, राघव चड्ढा को सुन लीजिए, आंकड़ा आप बता दीजिएगा। अरे सिंह साहब, आंकड़ा आप बता दीजिएगा। प्रतिशत उन्होंने बता दिया है, प्रतिशत राघव चड्ढा ने बता दिया। जब आपकी बारी आए आंकड़ा आप बता दीजिएगा। अभी राघव चड्ढा को सुन लीजिए, बोलिए राघव। अनुराग जी देखिए, मैं चिल्लम चिल्ली की बहस तो नहीं कर सकता। आपने जो सवाल पूछे उसका जवाब दे दूंगा। उम्मीद करूंगा कि बाकी लोग आपको बीच में ना रोकें। देखिए, दूसरी चीज आप ये सुनिए कि जहां तक सिंह साहब सुन लीजिए सर, फिर ये देखिए, चिल्लम चिल्ली नहीं होनी चाहिए। जी
देखिए मैं फैक्ट्स पे बात करता हूं और इस मामले में डेंगू पे और जो आज इतने लोगों की मौत हो गई, आप सच बोल लीजिएगा, बोल तो ले लीजिए, पूरी बात करने दीजिए। दूसरी चीज सुनिए, देखिए दिल्ली के अंदर या देश के अंदर जो डेंगू की बीमारी होती है उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला एस्पेक्ट होता है रोकथाम यानी कि प्रिवेंटिव, और दूसरा होता है रोग निरोध यानी कि क्यूरेटिव, या क्या ट्रीटमेंट उपलब्ध है। जहां तक प्रिवेंशन की बात है वहां साफ सफाई, सैनिटेशन, फॉगिंग, गैस करना एक वो जिम्मेदारी होती है, वो एक और बॉडी की जिम्मेदारी है। जहां तक ट्रीटमेंट की बात है, ट्रीटमेंट है दिल्ली सरकार के अस्पतालों में, केंद्र सरकार के अस्पतालों में, एमसीडी के अस्पतालों में, आर्मी के अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में। हमने दिल्ली सरकार के अस्पतालों को एकदम चुस्त दुरुस्त कर दिया है। और आज मैं ये बता दूं, ये लोग अभी कह रहे थे कि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, मैं ये भी बता देता हूं आपको, दिल्ली सरकार के टोटल नंबर ऑफ बेड्स इस समय 10,900 हैं। केंद्र सरकार के दिल्ली के अंदर टोटल नंबर ऑफ बेड्स 10,810 हैं। और उसके इन दोनों के अलावा प्राइवेट अस्पतालों में कुल मिलाकर बेड्स लगभग 25,000 हैं। तो जहां तक ट्रीटमेंट की बात है, ये दिल्ली सरकार, केंद्र की सरकार, एमसीडी सबको मिलकर करना है। और जहां तक फ्यूमिगेशन, गैस, साफ सफाई, फॉगिंग की बात है, वे एमसीडी की जिम्मेदारी है, एमसीडी को निभाना है। मेरा यह कहना है कि इस मुद्दे पर और डेंगू के मुद्दे पर और जिस प्रकार से लोगों की जाने गई है उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबसे अच्छा काम होगा अगर आज राजनीति एमसीडी, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है, मिलकर काम करना चाहिए। आरपी सिंह साहब लौटूंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले प्रकाश अग्रवाल जो व्यक्ति राघव चड्ढा लौटेंगे, राघव आपके पास राजनीति कर रहा है, जनता जेपी अग्रवाल जी जिस हिसाब से राघव चड्ढा बता रहे हैं कि दिल्ली सरकार का इंतजाम पूरा है, जिस हिसाब से आरपी सिंह साहब बता रहे हैं कि इंतजाम पूरा है, तो फिर आखिर हाईकोर्ट को फटकार लगाते हुए ये क्यों पूछना पड़ा एमसीडी से, एनडीएमसी से, मोदी सरकार से, केजरीवाल सरकार से कि आखिर उन्होंने अब तक क्या किया जो ये इतने प्रकोप के साथ डेंगू फैला है? मैं एक तो बहुत संजीदगी से कहना चाहता हूं कि जो भी यहाँ आज आपके पार्टिसिपेंट हैं, थोड़ा तहजीब से और आवाज नीची करके बोलेंगे तो जो सुनने वाले हैं उनको अच्छा लगेगा। लोग दुखी हैं और डरे हुए भी बहुत हैं। गलती तो हुई है कहीं ना कहीं, जब बच्चा मरा उसके बाद से लोग जागे हैं। मुझे एक लगता है कि क्योंकि नई सरकार है, उनको एक्सपीरियंस कम था और उनको मालूम नहीं था कि ये कैसे होगा। जो अफसर है उनसे इनका झगड़ा बदस्तूर जारी रहा। तो जो काम अफसरों को इन्हें बताना चाहिए था। ये सरकार तो दोनों नहीं है, आप किसकी बात कर रहे हैं? मोदी साहब भी पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं, केजरीवाल पहली बार सीएम बने, आप किसकी बात कर रहे हैं? सर मैं दोनों की बात कर रहा हूं सर। जहां बीजेपी को ये ध्यान रखना चाहिए था कि डेंगू से लोग मरते हैं और लोग डरते भी बहुत हैं, हजारों लोग इससे अफेक्टेड हैं, बच्चों पे सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। तो माफ करना, ये दोनों भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। मुझे लगता है इन्होंने काम शुरू करने में बहुत देर करी। अब सिर्फ गिनती बताने से कि हमने इतने बेड लगा दिए, इतना कर दिया, ये काफी नहीं है। इनको वॉर स्केल पे काम करना चाहिए। एक बात और कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने रेट तय कर दिया टेस्टिंग का, मुझे लगता है गलत है। जब आप बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, वाईफाई फ्री दे रहे हैं, तो माफ करना, इतनी बड़ी महामारी में आप ये नहीं कह सकते कि सारे सरकारी हॉस्पिटल में या जो भी ये टेस्ट करेगा वो फ्री होगा, सरकार उसे रिएम्बर्स करेगी। अच्छा, हम दिल्ली वालों के लिए तो सरकार चला रहे हैं, हमको बाहर वालों के लिए सरकार थोड़ी चला रहे हैं। जी, राघव अग्रवाल साहब बहुत अच्छा जवाब दे दीजिए, फिर मैं जवाब दे देता हूं इसका। ये अच्छा, जी नहीं, अच्छा सवाल करा अग्रवाल जी ने। शायद उनको जानकारी पूरी उपलब्ध नहीं है या किसी ने गलत जानकारी दे दी है। जुलाई के महीने से, आज तो हम सितंबर में खड़े हैं, जुलाई के महीने से दिल्ली सरकार के तमाम अस्पतालों में डेंगू का टेस्ट बिल्कुल मुफ्त है, 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा, और मेडिसिन और इलाज भी बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया है। यदि आपको जुलाई के महीने से, आज तो हम सितंबर में खड़े हैं, जुलाई के महीने से दिल्ली सरकार के तमाम अस्पतालों में डेंगू का टेस्ट बिल्कुल मुफ्त है, 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा, और मेडिसिन और इलाज भी बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया है। यदि आपको ये जानकारी नहीं है तो जाकर चेक कर लीजिए, जुलाई के महीने से, अभी कल परसों नहीं करा, पिछले 2.5 महीने से फ्री है। पहली चीज।
दूसरी चीज, जहां तक इन्होंने बात करी कि शायद ये लोग नए हैं, इनको पता नहीं, मैं आपको एक चीज बता दूं, पिछले साल 1100 से 1200 केसेस डेंगू के पाए गए थे एमसीडी की रिपोर्ट के मुताबिक। हमने 300% इजाफा कर प्रावधान करा था दवाइयों का, अस्पतालों का, हॉस्पिटल बेड्स का, सब चीज का। यदि आज उससे भी ज्यादा ही अगर तो हम सबको मिलकर काम करना है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। सर मेरे को डॉक्टर नरेंद्र सैनी से आपकी बात की, यहाँ पर बात हो सकती है। चलिए राघव चड्ढा, आपकी बात की मैं पुष्टि डॉक्टर नरेंद्र सैनी से किए देता हूँ। डॉक्टर नरेंद्र सैनी, क्या राघव चड्ढा से आप सहमत हैं? दिल्ली सरकार ने जो कुछ सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं मुहैया कराई है डेंगू के मरीजों के लिए, क्या ये सही बोल रहे हैं? जुलाई महीने से ये कह रहे हैं। देखिए, मैं राघव जी से और बाकी तमाम पॉलिटिशियंस से कहना चाहूंगा कि डॉक्टर्स को काम करने दीजिए। दूसरा ये कि आपने रेट जो तय किए हैं, लेकिन राघव जी ने कभी मेडिकल एसोसिएशन या डॉक्टर से पूछ के नहीं कहा कि भाई आपके हम रेट इतना फिक्स कर रहे हैं। कम से कम ये तो पता लगाना चाहिए कि क्या इतने में हो सकता है कि नहीं हो सकता, किस आधार पर उन्होंने किया। और मैं चाहूंगा कि राघव जी जो हमारे किसी और साथी ने कहा कि सब्सिडीज दें, आप प्राइवेट डॉक्टर से सब्सिडीज कहिए कि हाँ हम आपको ये किट फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, आप फ्री करिए, हम फ्री करने को तैयार होंगे। लेकिन मैं कहूंगा कि आप किसी भी तरीके से जो रेट लगा रहे हैं उस तरीके से लगाइए ताकि आप उनको सब्सिडीज दीजिए। आप यदि अपने आंकड़े देखें, यदि मैं पुरानी सरकारों और सबके पास मिलकर चाहूं तो आप ही ने अपने आप कहा कि 10,000 से ज्यादा, शायद 15,000 के आसपास सरकारी हॉस्पिटल है और 20,000 मेरे को आप प्लीज, मैंने आप सबकी बात सुनी, एक मेडिकल प्रोफेशनल को भी बात करने का मौका दीजिए कि आपने अपने आप कहा कि 15,000 के आसपास यदि आपके बेड्स हैं और 20,000 से अधिक बेड्स जो हैं प्राइवेट में हैं। यदि इसका मतलब यह है कि जब तक आप प्राइवेट वालों को प्रोत्साहन नहीं देंगे, उनको सब्सिडीज नहीं देंगे, यदि प्राइवेट वालों के ऊपर ही सिर्फ सारा कुछ बोझ डाल देंगे, तो प्राइवेट सिस्टम यदि कोलैप्स हो गया तो डेंगू के मरीजों का क्या होगा, ये बहुत सोचने वाली बात है। तो इसलिए प्लीज मेरी ये आपसे गुजारिश है कि प्राइवेट हॉस्पिटल को भी आप प्रावधान दीजिए, मैं जवाब देता हूं, सब्सिडीज दीजिए ताकि ये सब्सिडीज हम मरीजों को दे पाए। ठीक है राघव, बहुत संक्षिप्त में जवाब रखिएगा। मैं आपको जवाब देता हूं इसका, मैं इसका जवाब राघव से पहले एक मिनट, राघव जी लंबा जवाब दूंगा, उसके बाद शायद आप मुझे कम समय दे। एक मिनट सुन लीजिए, अब आप धैर्य से सुनिए अब मेरा जवाब। देखिए, अभी जो प्रवक्ता ने बात रखी, जो आईएमए के शायद राघव जी मेरी बात सुनिए, पहले बात रखी, मैं उनकी मैंने पूरी बात सुनी और मैं उम्मीद करता हूं कि वो अभी मेरे को रोकेंगे नहीं जब मैं अपना इनकी बात का जवाब दूंगा। अनुराग जी, ये बात मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं और आपसे एक सवाल पूछता हूं। दिल्ली के अंदर डेंगू फैल गया है, या आप बात मानते हैं? आज जो लोग, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यवर्गीय का हो, चाहे अमीर हो, आज वो जगह जगह जा रहे हैं, उनको बेड चाहिए, टेस्ट चाहिए, दवाइयां चाहिए। यदि आज दिल्ली सरकार ये कहती है कि हमारे अस्पतालों में तो फ्री है सारा टेस्ट, दूसरे अस्पतालों में या प्राइवेट लैब्स में या लेबोरेटरीज में या बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों में या अस्पतालों में आप जाकर अगर टेस्ट कराते हैं, उसमें वो मैक्सिमम आपसे 600 रुपए ले सकते हैं, तो इस समय हम यहां पे प्रॉफिट की बात करें, इन प्राइवेट प्लेयर्स को प्रॉफिट चाहिए। आईएमए की जो पॉलिटिसाइजेशन, जो राजनीति आईएमए करता है, वो आज से नहीं करता। आप आईएमए की तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिलीज निकाल के देख लीजिए, केवल प्राइवेट प्लेयर्स की लॉबी बन के रह गया आईएमए। जब मैक्स हॉस्पिटल, बत्रा हॉस्पिटल, मूलचंद हॉस्पिटल, इन लोगों ने जब अविनाश और अमन को धुतकारा और उनको भगाया वहां से, तब आईएमए से एक जवाब नहीं आया। तब आईएमए ने नहीं कहा कि वो बच्चा मर गया, तब आप लोगों ने नहीं कहा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब आपका प्रॉफिट कम होता है, आप यदि 4 रुपए की जगह 3 रुपए कमा लेंगे और एक बंदे की जान बच जाएगी। राघव जी, मुझे भी आप बोलने का मौका देंगे कि नहीं? राघव जी एक मौका दीजिए मुझे भी इसका जवाब देने का। ठीक है नरेंद्र सिंह, जबकि मेरे को एक जवाब बोलिए, नरेंद्र सिंह बोलिए। आज यदि आप मुझे भी आप मौका मिलना चाहिए इस बात का। ठीक है राघव, आपका जवाब आ गया, आपका मैसेज क्लियर है। हमने ये कहा, हमने कभी नहीं कहा कि हमें पैसा कमाना है इस वक्त। कर रहे थे राघव जी, मुझे ये सरकार कहती है, राघव जी आप केवल मुनाफे की बात करते हैं, जानों की बात करिए, मुनाफे का मत सोचिए। जाने जा रही हैं, जो कर रहे हैं ये जनता के पैसे से ही आप फ्री कर रहे हैं, आप अपने पैसों से नहीं कर रहे, जनता के पैसों से ही फ्री कर रहे हैं। आपको किट्स जो प्रोवाइड हो रही है, आप जनता के पैसों से ही आप उनसे ले रहे हैं। मैं ये सिर्फ आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या आप बिल्कुल आप कह रहे हैं ये फ्री कर रहे हैं, क्या आपने उसका एक मूल निकाला कि आपको कितना ये पड़ता है? आप जब आप इस टेस्ट को करते हैं आपको कितना पड़ता है?
हम आप घूम फिर के अपने मुनाफे की बात करते हैं। आज अनुराग जी, आज आप बहस, इस समय हमें कोई चले राघव, सरकार की गलती ये है कि उसने अस्पतालों के लिए कोई गाइडलाइंस जारी नहीं किए और साथ ही नरेंद्र सैनी साहब फर्जी डायग्नोस्टिक सेंटर्स खुल गए हैं, फर्जी जांच केंद्र खुल गए हैं। आईएमए को ये भी संज्ञान में लेना चाहिए कि डेंगू के बहाने फर्जी जांच केंद्र खुल गए हैं जहां पे खून की जांचें की जा रही है, फर्जी है। आज गाजियाबाद में छापा पड़ा है। ठीक है, मैं सबको मौका दूंगा। गौरी ग्रोवर मेरे साथ है, पिटिशनर इस मामले में। गौरी, आपने क्या आधार रखा? मुनाफा। ठीक है, शांत हो जाइए। लोगों की जानें बचेंगी कि मुनाफे की बात? ठीक है, गौरी को अपनी बात रखनी है। केवल मुनाफा। ठीक है, आप लोग शांत हो जाइए। केवल मुनाफा 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 मुनाफा। ठीक है, राघव शांत हो जाइए। राघव शांत हो जाइए। गौरी, आप बोलिए। किसने कह दिया आपने मुनाफा? आप बताइए, हम नहीं चाहते। ठीक है, सैनी साहब शांत हो जाइए। सैनी साहब शांत हो जाइए। डिबेट आगे बढ़ाने दीजिए। गौरी अपनी बात रखना चाहती है। गौरी बोलिए। मुझे आपसे ये पूछना है कि राघव चड्ढा से आपको पूछना है? हाँ जी, मुझे आपसे ये पूछना है कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप जैसे ये फेरी टेल इमेज दे रहे हैं, इतने फ्री ट्रीटमेंट है, इतने सारे बेड्स है, ये है वो है, तो व्हाई वाज दैट बॉय रिजेक्टेड देन? प्लीज आंसर दैट क्वेश्चन। द 7-year-old boy, I'm talking about Avinash Raut. He went to a government hospital too. जी, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। बताइए। Not a fairy tale one, please. देखिए, अविनाश के केस में जो फैक्ट सामने आए हैं, मैं दे रहा हूं। जो अविनाश के केस में फैक्ट सामने आए हैं उसमें तो ये पता लगा कि वे 5 अस्पतालों में गए, पांचों के पांचों प्राइवेट अस्पताल थे। हाँ, जो दूसरा बच्चा जो अभी परसों के उनकी मृत्यु हुई, अमन जिनका नाम था, जिनकी मृत्यु हुई, वे जरूर एक सरकारी अस्पताल में गए थे। वो सरकारी अस्पताल था सफदरजंग। माफ करिएगा, सफदरजंग दिल्ली सरकार के अंतर्गत नहीं आता, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो आरपी सिंह जी उसका जवाब दे सकते हैं। मैं अपने अस्पतालों की बात कर रहा हूं। मेरे अस्पतालों में, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में आज बेड्स का प्रावधान है, दवाइयां हैं, टेस्ट फ्री हो रहे हैं और हम वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं। हम वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं और उसे बेहतर कर रहे हैं। तभी झूठ बोल नहीं, आप युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं राघव चड्ढा। तो गौरी जानना चाहती है कि फिर ये महामारी का रूप क्यों लेता जा रहा है डेंगू? Because you're making it sound to be like a fairy tale. मैं जवाब दे देता हूं। देखिए मैडम, मैंने अभी जैसे शुरुआत में बताया कि इस बीमारी के 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट है प्रिवेंटिव और दूसरा एक्टिव है क्यूरेटिव। सुन लीजिए, एक है प्रिवेंटिव, राघव चड्ढा, एक है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, दूसरा है क्यूरेटिव एस्पेक्ट। जो क्यूरेटिव एस्पेक्ट है, जिसमें हमने ट्रीटमेंट देना है, वो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, एमसी को भी काम करना पड़ेगा, उसमें हमारी नगर निगम और सिविक बॉडीज को भी काम करना पड़ेगा। जब तक साफ सफाई नहीं होगी तो मच्छर तो पनपेंगे। इसीलिए यानी आप केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करना। मैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक लेकर इस डिबेट को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। सुरेंद्र सिंह हुड्डा साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा, सवाल करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। इसमें एक बार फिर आपका स्वागत है और सीधे मैं रुक करूंगा सुरेंद्र सिंह हुड्डा जी का, जो कि राघव चड्ढा को हकीकत बताएंगे। क्योंकि राघव चड्ढा, सुरेंद्र जी ने जो पिटिशन दायर की है वो जिस आधार पर की है, उन्होंने अपनी आंखों से सरकारी अस्पतालों का हाल देखा है। मैं चाहूंगा हुड्डा साहब आप बताएं राघव चड्ढा साहब को। देखिए, 13 सितंबर को टाइम्स ऑफ इंडिया में 2 आर्टिकल्स थे। एक आर्टिकल में था कि अविनाश जो बच्चा था उसकी डेथ हुई, उसके पेरेंट्स की हरासमेंट हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर दी। उसके साथ ही एक दूसरा आर्टिकल था जो ये कहता है कि दिल्ली में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में टोटल 640 बेड्स हैं विच आर रिजर्व्ड फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। उनमें से सैटरडे को यानी 13 सितंबर को 13 को संडे 12 सितंबर को 209 बेड्स खाली थे और 13 सितंबर को संडे को दूसरा लड़का जो 6 यानी 13 सितंबर को 13 को संडे 12 सितंबर को 209 बेड्स खाली थे और 13 सितंबर को संडे को दूसरा लड़का जो 6 साल का था उसकी डेथ हुई है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी गया था, सरकारी में भी गया था। उसको ये बताया गया कि हमारे पास कोई बेड खाली नहीं है, इसलिए उसको एडमिट नहीं किया गया और उसकी जान चली गई। तो अब दिल्ली सरकार ने एक हेल्पलाइन भी बनाई है, जो पहले करप्शन की हेल्पलाइन थी, अब वो डेंगू हेल्पलाइन भी है। नहीं, उस हेल्पलाइन पे कौन से हॉस्पिटल में गया था? आप वो कौन से हॉस्पिटल में गया था? एक सफदरजंग में गया था
बाकी 4-5 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गया था। अमन की बात जो है, आप एक बार सुन लीजिए। तो जो सफदरजंग बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, राघव चड्ढा बात सुन लीजिए। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद नहीं मैं समझ रहा हूँ सफदरजंग अस्पताल जब आप कह रहे हैं तो आपका इशारा मोदी सरकार की तरफ है, केंद्र सरकार की तरफ है, वो हम समझ गए। हुड्डा साहब की बात सुन लीजिए, वैसे बहुत देर बाद बोले। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए आपके चैनल पर। इशारा हो गई, स्पष्ट हो गई। आप रुकिए। सफदरजंग अस्पताल कौन सी सरकार का अस्पताल है? बोल दिया मैंने भाई, बोल दिया राघव जी, मैंने बोल दिया। वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत नहीं आता, मैंने बोल दिया। इसको जरा देखिए आप। ठीक है सिंह साहब, आता हूं आपके पास, अब इसके बाद आप ही के पास आऊंगा। हुड्डा साहब बोलिए। देखिए, मेरा कहना यह है कि आपने एक हेल्पलाइन भी शुरू किया है, जो करप्शन की हेल्पलाइन थी, वो डेंगू हेल्पलाइन है। आज कोर्ट में बहस होनी थी, कल शाम को मैंने हेल्पलाइन नंबर पे फोन किया। मैंने कहा कि भाई मेरे एक पड़ोसी हैं, उनको डेंगू हो गया है, मैं उनको कहाँ लेके जाऊं? तो आपकी हेल्पलाइन ने मुझे सिर्फ ये बताया कि आप कहाँ रहते हैं। मैंने कहा मैं साउथ एक्स 2 के पास हूँ। तो कहते हैं कि सफदरजंग नजदीक है, दूसरा बेस हॉस्पिटल नजदीक है, इसके अलावा हम आपकी कोई और मदद नहीं कर सकते। मैंने कहा भाई वहां बेड्स नहीं मिल रहे हैं, मुझे अब बताओ मैं कहाँ जाऊं? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। आप सुनिए, मेरा आज मैंने जो पिटीशन दायर की उसमें 2 भाग हैं उसके। उसका एक भाग है मानवता का भाग, जिसमें हमने ये कोशिश की है कि जो हमारी रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करते हुए कैसे एक पेशेंट की मदद की जा सकती है। उसमें मैंने ये सलाह दी है कोर्ट के आगे भी और सरकार को भी मैंने सलाह दी है कि भाई आपके जब डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस के पास रियल टाइम डेटा अवेलेबल है कि हमारी दिल्ली में सैटरडे को 209 बेड्स खाली थे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, अगर ये खबर आपके हेल्पलाइन नंबर वाले के पास पहुंच जाए, जो भी आदमी उसको फोन करे, हेल्पलाइन वाला उसको ये बता सके कि भाई आपके नजदीक वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां पर इतने बेड खाली हैं, आप वहां चले जाएं और अब वहां आपका इलाज हो जाएगा जी। तो ये आपकी विद इन रिसोर्सेज में आप एक बेहतर काम कर सकते हैं। ये हमारा एक सुझाव था। ठीक है। दूसरा सुझाव हमारा था कि जिन बच्चों को एडमिट नहीं किया गया है वो एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस आती है। ये खाली अपैथी नहीं है, ये ट्रेजेडी या एक्सीडेंट नहीं है, इट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। इस पर हम आरपी सिंह साहब से जवाब लेंगे, लेकिन पहले राघव चड्ढा का जवाब ले लेते हैं। राघव भाई, आपकी हेल्पलाइन तो सफदरजंग अस्पताल का पता बता रही लोगों को। जी देखिए, हेल्पलाइन जो शुरू करी जाती है अनुराग भाई, हेल्पलाइन जो शुरू करी जाती है वे मरीज जहां पर भी हो उसके पास जो सबसे पास अस्पताल होता है या नर्सिंग होम होता है उसकी जानकारी देती है और वही काम वो कर रही है। मैं ये बात मानता हूं कि जब हमने हेल्पलाइन नंबर शुरू करा था तो वहां पे इतने हजारों की तादाद में कॉल आए कि कुछ समय के लिए वो हेल्पलाइन नंबर ब्लॉक हो गई थी। इसीलिए हमने अपना पूरा एंटी करप्शन ब्रांच का जो 1031 हेल्पलाइन है और उसका पूरा जो लेखा जोखा है, पैराफेनिलिया है, उसको अब डेंगू के लिए हेल्पलाइन नंबर बना दिया और अभी वो ठीक काम कर रही है। हमें काफी पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। परंतु यदि आज आप ये बता रहे हैं कि कुछ और कमी है, मैं जरूर आपके फीडबैक को स्वीकारता हूं और मैं जरूर अपने स्वास्थ्य मंत्री जी को ये बताऊंगा और उनको कहूंगा कि उस पर उचित से उचित कदम उठाए जाएं। जहां तक आपने बात करी ईडब्ल्यूएस बेड्स की, ये बात बिल्कुल सच है कि कई प्राइवेट अस्पतालों को सस्ते दामों में जमीन दी जाती है, यानी कुछ अस्पतालों का, जिनका मैं बड़ों का नाम लूं, अगर ₹1 प्रति एकड़ के हिसाब से उनको लैंड दिया गया है इतने सस्ते दामों पर। वो इसलिए दिया जाता है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए वे वहां पर बेड्स का प्रावधान कर सकें, यानी कि 30% बेड्स उन्हें का प्रावधान करना चाहिए। और मैं आपको यह आश्वस्त कर दूं, हमारी सरकार लगातार अफसर हर प्राइवेट अस्पताल में अफसर डिप्यूट करे हैं कि कोई भी ईडब्ल्यूएस बेड्स में हेराफेरी ना हो, और जहां पर किसी भी प्रकार की हेराफेरी पाई जा रही है और जैसा कि वो जो सरकार अपना एडवर्टाइजमेंट कर रही है या डेंगू की बात हो रही है, ऐसा एक्शन लिया जाएगा अनुराग भाई, ऐसा एक्शन लिया जाएगा उन अस्पतालों पर कि आप लोग भी याद रखेंगे और कहेंगे कि आपने इतना हार्श कदम उठा लिया। जेपी अग्रवाल साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। लापरवाही करी है उसका केवल जेपी अग्रवाल साहब की बात सुन लीजिए। जेपी अग्रवाल आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। राघव भाई, जेपी अग्रवाल साहब पूछिए। मैं राघव भाई, मैं बिल्कुल इनकी बात से, आपकी बात से सहमत नहीं हूं। आपने अभी बहुत साफ तौर पर कह दिया कि सरकारी हॉस्पिटल में फ्री इलाज हो रहा है। आपने मेरी बात वो भी काट दी कि साहब वो रेट तय नहीं हुए। आपकी सरकार ने ₹50 और ₹600 तय करे हैं।
और आप कह रहे हैं हमने रेट तय नहीं करे। कोई भी आपकी सरकारी हॉस्पिटल जो है वो टेस्ट करने को तैयार नहीं है। लोगों को पर्चे बढ़ा के दे रहे हैं, हजारों रुपए के, कह रहे हैं बाहर से दवाइयां ले आओ। आप क्या बात फ्री इलाज हो रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री है 600 रुपए प्राइवेट अस्पतालों के लिए तय किया जाए। नहीं, गलत बात है। लेकिन प्राइवेट अस्पताल वाले अपने 750 950 रुपए चार्ज कर रहे हैं। आपको शायद ये जानकारी नहीं है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लोग बाकायदा उसकी रिसिप्ट छोड़ रहे हैं। आप बिल्कुल हर एक चीज पे झूठ बोल रहे हैं आप आज। आपको ये चाहिए था कि मुख्यमंत्री बैठते, मुख्यमंत्री सब मेयर को बुलाते, जो कौन सा दिल्ली का, मुझे अग्रवाल साहब दिल्ली का कौन सा अस्पताल 600 रुपए, दिल्ली सरकार का कौन सा अस्पताल आज पैसे ले रहा है? नहीं, अगर आपको ही बोलना तो आप बोलो, फिर आप मुझे बता दीजिए ना, मैं चुनौती दे रहा हूँ। मैं इस चैनल पर आपको चुनौती दे रहा हूँ। मैं इस चैनल पर आपको चुनौती दे रहा हूँ। मुझे दिल्ली सरकार का एक अस्पताल बताइए जहां पर टेस्ट के लिए पैसा लिया जा रहा है। आपको चुनौती दे रहा हूँ अनुराग जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को चुनौती दे रहा हूँ, मुझे बताइए दिल्ली सरकार के कौन से अस्पताल में टेस्ट के लिए पैसे लिए जा रहे हैं? कर रहे हो सारे काम, बताइए। अरे भाई साहब, चुनौती दे रहा हूँ ना, आप घबरा क्यों रहे हैं? अब जवाब दीजिए। अभी कोर्ट को अब 4 कदम पीछे क्यों ले रहे हैं? अब जवाब दीजिए ना, अब बताइए, अभी बताइए, आप बताइए। जो बात आपकी समझ में नहीं आ रही, आप मुझे बताइए ना। देखिए, झूठ मत बोलिए, राजनीति नहीं है। चले ठीक है, ठीक है, कुछ काम का नहीं निकल रहा आपकी बात से, अस्पतालों में कुछ काम का नहीं निकल रहा। आरपी सिंह साहब, साफ तौर पर राघव चड्ढा का ये कहना है, प्रोफेशनल होने के नाते नहीं, आरपी सिंह साहब, राघव चड्ढा साहब का साफ तौर पर यह कहना है कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत जितने अस्पताल आते हैं वहां ना तो बेड्स की कमी है, ना वहां पर कोई पैसा लिया जा रहा है, ना डॉक्टर्स की कोई टेंशन है। वहां पर जिन अस्पतालों में टेंशन है, सफदरजंग जैसे, वो उनके अधीन नहीं आते, वो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। नहीं, बेड्स का प्रावधान किया जा रहा है, लगातार बेड्स का प्रावधान बढ़ाया जा रहा है। एक मिनट, अब देखिए राघव चड्ढा फिर भागेंगे। ये आज की दैनिक जागरण की खबर है, एक बेड पे 4 पेशेंट है दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल के अंदर। और सुनिए, इनके जो एमएलएज हैं उनके लिए ये अस्पतालों में ऑफिस बना रहे हैं। ये चिंता इस बात की नहीं कर रहे थे कि हम डेंगू के लिए बेड बढ़ाएं, ये इस बात की चिंता कर रहे थे कि हम अपने एमएलएज के ऑफिस जो बनाने हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफिस बनाने हैं, वो वहां कैसे बनाए। ये इस बात की चिंता कर रहे थे कि तालकोड़ा स्टेडियम के अंदर दूसरे चुनाव की तैयारी के लिए बॉम्बे से फिल्म स्टार बुलाकर यह बच्चों को रिझाने की चिंता कर रहे थे। इनको चिंता इस बात की थी कि दूसरे चुनाव के अंदर केजरीवाल साहब के बड़े बड़े पोस्टर लगाकर किस प्रकार दूसरे चुनाव जीते। बात पूरी करनी थी मुझे। अगर ये चाहते, जितना पैसा इन्होंने दूसरे चुनाव में लगाया उसका 10% दिल्ली की जनता को आगान करने के लिए पोस्टर लगाते, अपनी फोटो छोड़कर ये लगाकर डेंगू से बचा कैसे जाए, तो आज डेंगू की हालत दिल्ली में नहीं होती। और सुनिए, डेंगू ताजे पानी से होता है, किसी गंदे पानी से नहीं होता। अगर ये चाहते तो पूरी दिल्ली के अंदर उसका प्रचार करते। ये सोते रहे उस 526 करोड़ में अपनी वाह करते हैं, दिल्ली की जनता की चिंता नहीं करते। ठीक है राघव, मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले गौरी ग्रोवर से मैं पूछना चाहूंगा। गौरी जी, केंद्र सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है और साफ तौर पर दिल्ली सरकार को वो जिम्मेदार बता रही है। दिल्ली सरकार कह रही है कि उसकी तरफ से व्यवस्था चाक चौबंद है, जो भी कमियां हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से हैं। कभी कह रही कि उनकी तरफ से डेंगू के लिए बजट नहीं आया, कभी कह रही कि उनके अस्पतालों में हालात ठीक नहीं है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? हम राजनीति नहीं कर रहे। मैंने शो पर Let me answer. You said enough. You made it out to be a fairy tale. No. I'm sorry. What you're saying is unbelievable. राजनीति नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आप सुन लीजिए, गौरी को सुन लीजिए। Well, I think सभी रिस्पॉन्सिबल है। राजनीति के अलावा कुछ करते ही नहीं है। ठीक है, सिंह साहब, गौरी को भी मौका दीजिए बोलने। देखिए, I think सभी रिस्पॉन्सिबल है। एज ए डॉक्टर मुझे भी कुछ कहने का। हाँ, मैं आपके पास आऊंगा, मैं सैनी साहब बोलिए गौरी। आई थिंक सभी रिस्पॉन्सिबल हैं और सभी को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इस चीज के लिए, और कुछ ज्यादा ही पॉलिटिकल इशू बन रहा है। एंड आई एम सॉरी बट आई डोंट एग्री विद यू मिस्टर राघव, यू आर मेकिंग इट साउंड टू बी टू गुड टू बी ट्रू। इतने सारे बेड्स हैं, इतना सारा ये है वो है, आई मीन प्लीज, वी आरंट फूल्स। राघव,
मैं जवाब दे दूं इसका? जी मुझे अनुराग इसको कुछ हस्तक्षेप करना बताना मेरे को। ये बात शुरू में अनुराग कि यदि कहीं पे मैं इस बात से कतई भी इनकार नहीं कर रहा कि बेहतरी के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत स्कोप है और हम लगातार अपने आप को बेहतर कर रहे हैं और करते जा रहे हैं और बहुत काम कर रहे हैं। कह रहा हूँ फेरी टेल है कि फेरी टेल नहीं है। यदि आपको लगता है, मैं जवाब दे रहा हूँ, यदि आपको लगता है कि वो फेरी टेल है कि फेरी टेल नहीं है, इसकी आइए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप अपने आप जांच करके देख लीजिए ये कि ये फेरी टेल है कि नहीं है। जहां तक बीजेपी के नेता ने जो बात रखी अनुराग जी मैं बात देखिए, अब ये देखिए अनुराग जी, एक आखिरी वाक्य जोड़ दूं। आज मैं ये बात मानता हूं कि दिल्ली के अंदर डेंगू की वजह से कुछ लोगों को अपनी जान खोनी पड़ी है और कई लोग बीमार हैं, परंतु लोग जो बीमार हैं और जिन लोगों की हत्या होती है, बीजेपी जिस प्रकार की राजनीति कर रही है, इससे मुझे घिन आती है और जनता देख रही है बीजेपी की जो राजनीति है, इससे मुझे घिन आती है। आज लाशों पे राजनीति होगी, आज लाशों पे राजनीति होगी। आज तो मैं आपके सामने ये बोल रहा हूँ। चलिए, इस पर आरपी सिंह साहब का मैं जवाब दूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेकर मैं लौट रहा हूँ। आरपी सिंह साहब सीधा हमला राघव आप पर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी केंद्र सरकार इस पर राजनीति कर रही है। इस पर मैं आपका जवाब लूंगा, आपका रिएक्शन लूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। सीधे आरपी सिंह का हम रुख करेंगे। सरदार आरपी सिंह, साफ तौर पर राघव चड्ढा आप पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि डेंगू पर राजनीति आप कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है। इनसे पूछिए 11 सितंबर तक ये किस चीज में बिजी थे। इनके सारे विधायक, इनके सारे मंत्री, खुद मुख्यमंत्री दूसरों का चुनाव के अंदर बिजी थे। वहां पर बॉम्बे से फिल्म स्टार बुलाकर, गाने वाले बुलाकर दूसरों के यूनिवर्सिटी के नौजवानों को बखाने में लगे हुए थे। इनको दिल्ली में डेंगू की परवाह नहीं थी, दिल्ली में इस बात की परवाह नहीं थी कि हम दिल्ली में बच्चों की चिंता करें। तो मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आपके टीवी चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, दिल्ली में किसी को भी प्लेटलेट चाहिए हो, वो 24 तारीख के बाद हम पूरे प्लेटलेट की चिंता करने वाले हैं। दिल्ली बीजेपी हमें संपर्क करें, हमारा नंबर होगा 237274444। हम कह रहे हैं, अब मैं जवाब दे दूं इसका? चाहिए हमारे पास है, हम दिल्ली की जनता के लिए, हमारे कार्यकर्ता उसके लिए प्लेट। अरे राघव, आप वही दिक्कत है, आप बोलते हम नहीं बोलते, जब हम बोलते हैं आप बोलते क्यों है? हम प्लेटलेट देंगे उनके लिए ताकि दिल्ली की जनता को प्लेटलेट करना। ये चिंता दिल्ली सरकार की करने की थी। जी आता हूं आरपी सिंह साहब की बात जी, एक मिनट आप बोलिए ना, आप बोले हम बोले नहीं ना। दूसरी बात, इनसे ये पूछिए, इन्होंने पीछे प्रपोजल बनाया नहीं बनाया कि दिल्ली के एमएलए के लिए सरकारी अस्पतालों में हम ऑफिस खोलेंगे उनकी फंक्शनिंग के लिए। अरे दिल्ली में पहले अस्पतालों के बेड तो पूरा करिए। दिल्ली में आज 3000 बेड्स के साथ अस्पताल रेडी हैं, इन्होंने उन हॉस्पिटल्स को क्यों नहीं शुरू किया? ये पिछले 8 महीने से उसके ऊपर बैठे हुए हैं और ये इन्होंने मई जून तक उसकी चिंता कर ली होती तो आज 3000 बेड फालतू होते। आज सुबह दैनिक जागरण की खबर कहती है। ठीक है आरपी सिंह साहब, मेरे पास समय कम है, राघव का इस पर जवाब ले लेते हैं। और राघव, आपने कहा कि इस पर बीजेपी राजनीति कर रही है, केंद्र सरकार राजनीति कर रही है। आशुतोष साहब का ट्वीट आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा आज सुबह जो आशुतोष ने ट्वीट किया, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि दिल्ली में डेंगू से मरीज मर रहे हैं और मोदी साहब अपना जन्मदिन मना रहे हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी इस पर राजनीति नहीं कर रही है? देखिए मुझे ये नहीं पता आशुतोष जी ने क्या कहा। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं और मैं किसी व्यक्ति का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं पार्टी के तौर पे आपको अधिकृत तौर पे आपको जवाब देता हूं। आज समय ये नहीं है कि हम ये बात करें कि केजरीवाल जी तालकटोरा गए या नरेंद्र मोदी जी मेडिसन स्क्वायर गार्डन जाते हैं या जेपी नड्डा जी बिहार के चुनाव में व्यस्त हैं या इस प्रकार की कोई भी बात करी जाए। मैं ये बोल रहा हूं कि राजनीति का हमें भरपूर मौका मिलेगा। हम अगले साल चले इन सब स्थितियों के बीच में दुर्भाग्यपूर्ण ये है राघव चड्ढा के आपने कह दिया 600 रुपए 50 रुपए, लेकिन अब भी प्राइवेट अस्पतालों में ज्यादा फीस ली जा रही है, जांच के लिए ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं, जिससे दिल्ली सरकार अनभिज्ञ है। डेंगू का मच्छर एमसीडी देखकर नहीं काटता, दिल्ली की सरकार देखकर नहीं काटता, मोदी की सरकार देखकर नहीं काटता। मुझे लगता है कि इसके लिए सब जिम्मेदार हैं। आपको माफी मांगनी चाहिए थी, आरपी सिंह साहब को माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ राजनीति हो रही है और आपने भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने ऐसा किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस महामारी, इस बीमारी को महामारी में आप तब्दील नहीं होने देंगे। उससे पहले आप दोनों ही सरकारें इसके लिए उचित और जायज कदम उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे बड़ी बहस में सभी मेहमानों को जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं।